Hello friends, welcome to my channel. I am Tina. So friends, आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश पावर। सो ये क्लास एट का चैप्टर है, सेकेंड वाला हिस्ट्री का। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो कैसे हमारे पर राज करती है, कि वो कैसे हमारे पावर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे। सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो औरंगजेब वॉज लार्ज पावरफुल मुगल एम्पर। आपने देखा होगा मुगल सल्तनत के बारे में। मुगल सल्तनत की सबसे पहले नींव रखी थी बाबर ने, देन उसका बेटा हुमायूं राज किया, एंड अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। औरंगजेब वॉज लास्ट पावरफुल मुगल एम्पर, यानी वो एक आखिरी मुगल पावरफुल एम्पर था। उसके बाद उसका जो बेटा हुआ था बहादुर शाह वन। इसके बाद से ने मुगल सल्तनत थी वो नीचे नीचे गिरने लगी, क्योंकि इनमें से कोई इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था कि वो अपने राज्य को बढ़ा सके। इसके बाद से ही मुगल सल्तनत नीचे नीचे गिरती गई। एंड अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो आप जा सकते कि इसमें मराठास थे जिन्होंने बहुत टक्कर दी थी। तो ये सब बहुत सारी बातें, पर फिलहाल हम चैप्टर में जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। बस हमें ये बात पता है कि औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल एम्पर था। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी डेथ के बाद उसकी डेथ हुई थी 1707। मुगल गवर्नर स्टैब्लिश रीजनल किंगडम्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक ऐसा किंगडम है, मुगलों का ऐसे कितना किंगडम है। यहाँ पे जो मुगल गवर्नर्स रहते थे, मुगल गवर्नर्स को एक तरह से वो भी कहा जाता है सूबेदार। उनको उस समय सूबेदार भी कहा जाता था। तो इन लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे इतना दिल्ली की जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब के बारे में हम हिस्ट्री में जानेंगे। तो औरंगज़ेब एक बहुत ही से कह सकते हैं कि ना बहुत अत्याचारी था। इस पर बहुत सारे अत्याचार किए थे, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जो उसके मरने के बाद तो लोग कहते हैं कि उसके मरने के बाद जो हुआ था, लोग कोई भी रोया नहीं था। ये सूबेदार जो थे, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम। जो सूबेदार थे, इन्होंने इतना एरिया ही इसको पूरा फ्रीडम दे दिया, यानी ये मुग़ल का एरिया था तो उसको इस एरिया को फ्रीडम दिया। और कहीं के मुग़ल इतना बड़ा एरिया पे तो वैसे भी वो मुग़ल्स इतना बड़े एरिया में तो राज नहीं कर सकते। यहाँ पे अलग गवर्नर, यहाँ पे अलग गवर्नर, यहाँ पे अलग गवर्नर्स, ये सूबेदार थे वहाँ की। तो इन सब ने इन सबको आज़ाद करा दिया। तो इससे क्या हुआ, दिल्ली की जो पावर थी वो डिक्रीज़ होने लगी, और डिक्रीज़ होने लगी तो इसका फ़ायदा भी उठाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और हमारे ऊपर इन्होंने खूब राज किया। अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आती है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट से आती है। हम देखेंगे आगे चैप्टर में जो हमारा इंडिया है उसके बंगाल साइड की तरफ से आई थी बंगाल साइड की तरफ से आई थी। ये बंगाल जो है हमारा ईस्ट में पड़ता है। हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। तो पहले तो हम देखते हैं डिटेल से आगे ईस्ट इंडिया कंपनी आती कैसे। सबसे पहले की बात होती है जब 1600 की बात होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर ले लेती है फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये उस समय में रूलर ऑफ इंग्लैंड
इंग्लैंड की रूलर थी उस समय, तो इसलिए तो इसके आगे क्वीन लगा है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इन्होंने एक चार्टर दिया। चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर मतलब ये होता है कि एक उनको इजाज़त दे दी गई। किस चीज़ की इजाज़त दी? कि ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विथ ईज विदाउट एनी कंपटीशन विद अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि उनका जो इंग्लैंड है, मैप में देखना हो, इसमें अच्छा बनाएंगे तो सो ये जो हमारे ये जो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में जो भी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी, इसके अलावा इंग्लैंड की और दूसरी कंपनी ट्रेड करने नहीं जा सकती है ईस्ट में। तो इनको ये इस बात का इजाज़त मिल गया, चार्टर मिल गया। तो इससे क्या हुआ, इनको फ़ायदा होगा कि अब इस कंपनी को फ़ायदा होगा कि चलो कि अब कंपटीशन नहीं होगा। एंड इनको मर्केंटाइल मतलब वो जो बिज़नेस के बारे में, प्रॉफिट बिज़नेस के बारे में ही है। सो ये उनको ही प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि अब कंपटीशन नहीं होगा किसी और इंग्लिश कंपनी के साथ। पर लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाता है कि जो सिर्फ जो रूल होता है ये सिर्फ इंग्लैंड पे ही होता है। पर लेकिन दुनिया में और भी देश थे, जैसे हम पोर्तुगीज़ एंड फ्रेंच, डच, इनसे भी ये अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थे, इनसे भी इनको कंपटीशन का सामना करना पड़ा था, इनको भी सामना करना था। सो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। तो कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम तो क्रिएट किया, अभी बताया। सो ऑल कंपनीज वे बाइंग सेम थिंग, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लॉथ्स, कार्डमोन एक्सेट्रा। सो इससे क्या हुआ कि जो कंपनीज को सिर्फ बाकी जितनी भी कंपनीज थी, जैसे यूरोपियंस की जितनी कंपनी थी, हमारी जो फ्रेंच की एंड पोर्तुगीज़ की, डच की, तो ये सारी कंपनीज और ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इस सब को एक ही चीज़ चाहिए थी, सेम ही चीज़ चाहिए थी, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। एंड तो होता क्या है, इस सब का डिमांड बहुत बढ़ जाता है एंड इसके प्राइसेस भी, जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेंगे। पर लेकिन नुकसान किसको होता है? प्रॉफिट होता है ट्रेडर्स का, कंपनीज का, कि जो अगर इसको ख़रीद भी लेते हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा है, इसको ख़रीद भी लेते हैं, तो अपनी जगह पर जाके जब बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा होगा नहीं, अगर होगा तो थोड़ा बहुत ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर वो यहाँ पे 60 रुपीज़ में अगर ख़रीद भी लेते तो वहाँ जाके भी वो सिर्फ 62 रुपीज़ ही कमा पाते, तो प्रॉफिट क्या होता, सिर्फ 2 रुपीज़ का ही हो पाता था। तो ऐसा हो जाता था। तो यहाँ पे प्राइसेस अगर गुड्स के बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे तो इंडियंस को फ़ायदा हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो फिर तो भी इंडियंस का ही फ़ायदा है। पर लेकिन जो लॉस हो रहा है तो वो कंपनी का हो रहा है, जो इतनी सारी कंपनी से इनका ही लॉस हो रहा है। सो इसके चलते क्या होता है कि कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, ये सारी कंपनीज को पता है कि अगर हमको प्रॉफिट कमाना है तो हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने यही चीज़ सोचा, एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि जो भी हमारे रास्ते में जो कंपटीशन दे रहा है ये सब के लिए, तो उसको ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो क्या होता है, रास्ते से हटाने के लिए बैटल्स बिटवीन ट्रेडिंग कंपनी, लोग बैटल्स करने लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ क्या हुआ कि जो हमने देखा बैटल्स, इसमें क्या हो जाता था, जो शिप्स होती थी अटैक किए जाते थे, शिप्स में अटैक किया जाता था। अगर उनके पास जैसे कि उन्होंने ट्रेडिंग किया तो उनके पास अगर कोई कॉटन है, सिल्क है,
और भी कितने भी वैराइटीज़ है जिनकी डिमांड ज़्यादा थी। अगर इनके पास अगर शिप में रहता तो होगा ही। अब शिप में जब रहता होगा तो ये तो क्या होती थी, कुछ कंपनीज उसमें अटैक कर देती थी और अटैक करके उसको चुरा लेती थी। एंड फिर रोड्स वेयर ब्लॉक। अब जिस रास्ते से अगर ये देखे, अगर ये यहाँ पे ख़रीद रहे हैं और इनको फिर वापस अपने शिप की तरफ जाना है, ताकि वो ताकि वो लोग क्या कर सके, ताकि वो लोग अपनी जगह पे वहाँ अपने देश में जाके उसको बेच सके, बेच सके। लेकिन वहाँ पे भी क्या, वो भी रास्ता ब्लॉक किया जाता था और उनको वहीं पे ही लूट दिया जाता था। तो इसके लिए क्या बनाया गया, फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, फोर्टिफिकेशन मतलब कि जैसे ये यहाँ पे जैसे कि एक जगह है और यहाँ पे समुद्र है, उनको वहाँ जाना अपने देश में, ये सब वैराइटीज़ को लेके अपने देश में जाना ताकि वो अपने प्रॉफिट कमा सके। पर लेकिन क्या है कि यहाँ पे फिर उनको सेफ्टी की ज़रूरत है कि अगर वो इस एरिया में है और इस एरिया से वो इधर आ रहे हैं, सब इकट्ठा करके यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमला हो ही सकता है, यहाँ पे भी हमला हो ही सकता है। तो इस एरिया पे वो किला बना देते ताकि वो वहाँ पे प्रोटेक्शन उनको मिल सके, और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने यहाँ पे किला बनाया। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो वहाँ पे फोर्टिफिकेशन से वहाँ के लोकल रूरल्स के लिए प्रॉब्लम हुई। अब जैसे कि अगर आपके घर पे मैंने अगर किला बनाया तो फिर प्रॉब्लम तो आपको होगी। तो यही बात रहती है कि अगर वहाँ के लोकल रूलर्स थे उनको भी इस बात पे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो इस वीडियो का लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती है। तो बाय।